नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी गुरुओं को सादर नमन, साष्टांग प्रणाम। और प्रणाम करते हुए आपको यह भी बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षा की, तालीम की, पढ़ाई लिखाई की। इसकी चर्चा नगण्य बराबर होती है, उसमें मैं भी शामिल हूं। मीडिया में शिक्षा की कोई चर्चा नहीं होती। हम एक मुश्किल काल, एक संकट, संक्रमण काल, एक आफत, आपातकाल में जी रहे हैं। यह आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई कोरोना के चलते। चित्कार मची देश में। पहली लहर झेली, फिर दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर की आशंका और आहट दस्तक सुनाई दे रही है। बेड के लिए मारामारी, ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयों की कालाबाजारी, यह सब कुछ हमने झेला, कवर भी किया, चर्चा की, सवाल उठाए। अर्थव्यवस्था ने भी गोता खाया, ऐसा गोता जो आजाद भारत के इतिहास में देश ने पहले कभी नहीं देखा था। मंदी की मार हमने झेली। आमदनी लगातार घटती चली गई, लेकिन खर्च बढ़ता रहा। सरकार का भी वही हाल था, लेकिन सरकार तो हम पर टैक्स लगा सकती है ना, और लगाती रही। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी, जेब पर और बोझ पड़ा। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आई। आप में से बहुतेरों की नौकरियां गई, नौकरियां बची भी तो तनख्वाहें कट गई, घट गई। इस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इन सब का इंपैक्ट, प्रभाव, असर देश के भविष्य पर, आपके, मेरे, हम सब के बच्चों पर, और खास जो गरीब तबका है, और बड़ी तादाद है गरीबों की इस देश में। पिछले 1 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, यानी कि प्रतिदिन 375 रुपए भी नहीं कमा रहे। 23 करोड़ लोग इस श्रेणी में और जुड़ गए। तो इनके भी तो बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बेटे के लिए सपने देखता हूं। बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूं, बेस्ट स्कूल में भेजना चाहता हूं, जितनी मेरी वक़्त है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी जेब मुझे अलाउ करती है। तो आप कह रहे हैं इतनी लंबी भूमिका क्यों बांध दी? अब मैं मुद्दे पर आता हूं। 2 उदाहरण आपको देता हूं। पहला, आंध्र प्रदेश का, दक्षिण भारत का। वहां पर तालीम की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहीं बेहतर है उत्तर भारत से। आंध्र प्रदेश में साल 2020-21 यानी कि पिछले 1 साल में 1ली से 12वीं तक स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे, 2 लाख प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। वजह साफ है, समझाने की जरूरत नहीं। माता पिता निजी स्कूलों की पढ़ाई, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। 60,253 बच्चे ड्रॉप आउट कर गए, स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 60,000 बच्चे, एक राज्य की बात कर रहा हूं। और इसमें पूर्वी गोदावरी, यह वो इलाका है जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना का यहां कहर बरपा। स्कूल छोड़ते हैं, हर साल बच्चे छोड़ते हैं। मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें बिल्कुल नहीं बताता हूं, हकीकत बताता हूं, वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। पूर्वी गोदावरी में 3,800 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था पिछले साल में 36,000
237 बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। यह कोरोना का प्रकोप था। कुरनूल में जहां 2019-20 में 10,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ा, इस बार 42,328 बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब हरियाणा की बात करते हैं। 14,500 सरकारी स्कूल हैं, 8,900 प्राइवेट स्कूल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा का स्तर काफी अच्छा है। 28 जून का आंकड़ा बता रहा हूं, इसकी तहकीकात कर रहा है अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा सरकार। पिछले साल प्राइवेट स्कूलों में भर्ती छात्रों की तादाद 29,83,000 थी। इस साल वो घटकर 17,31,000 हो गई। 12 लाख छात्र प्राइवेट स्कूलों से अपना एनरोलमेंट वापस ले लिया। 12 लाख छात्र। आप समझ सकते हैं, माता पिता पर, कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेगा कि अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा ना पढ़े। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, पर सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजना चाहता कोई भी अपने बच्चों को? हर कोई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेज रहा है? इसके बारे में भी हमारी व्यवस्था ने 74 साल हो गए जवाब तलाशने की कोशिश नहीं की है। जुगाड़ तंत्र चलता रहता है। जिनका रसूख है अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं, और दुनिया भर में इसकी मार पड़ी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, 88 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त अवरोध, गतिरोध, डिसरप्शंस हुई। इनमें से 27 करोड़ 70 लाख भारत के बच्चे हैं। हमारे, आपके, हम सबके बच्चे। पढ़ाई लिखाई टाइम टाइम फिस हो गई। स्कूल चल रहे थे, ऑनलाइन स्कूल। आपको मालूम है इंटरनेट की उपलब्धता, हम डिजिटल इंडिया की कितनी भी बात क्यों ना कर लें, और सरकारी आंकड़ा कोट कर रहा हूं, 24% घरों में ही इंटरनेट कनेक्शंस हैं। तो रूरल अर्बन डिवाइड, शहरी ग्रामीण इलाकों का फर्क। सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? और ऊपर से अमीर और गरीब। मैं अपने बेटे को एक लैपटॉप दे सकता हूं, अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस दे सकता हूं, उसके स्कूल चल रहे हैं। लेकिन जिसके मां बाप लैपटॉप दे ही नहीं सकते, स्मार्टफोन दे ही नहीं सकते, और स्मार्टफोन पर 5 घंटे 4 घंटे बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही, कोई सवाल उठाए ही नहीं जा रहे। और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। मैंने शहर और ग्रामीण इलाकों की बात की, अमीर गरीब की बात की। अब मैं अपनी बच्चियों की बात करता हूं, लड़कियों की। राइट टू एजुकेशन फोरम, उसका यह कहना है कि इस साल 1 करोड़ लड़कियां सेकेंडरी स्कूल से ड्रॉप आउट कर सकती हैं। 1 करोड़ बच्चियां। और बच्ची पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, क्या होता है उनके साथ? अर्ली मैरिज, बालिग होने से पहले ही बाल विवाह हो जाता है उनका। कड़वी हकीकत है यह भी। जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, गर्भवती हो जाएंगी उस उम्र में जब उन्हें मां नहीं बनना चाहिए। गरीबी होगी, ट्रैफिकिंग होगी, यह वेश्यावृत्ति जैसे काले गोरख धंधों में हमारी बच्चियों को ढकेला जाएगा। यह 24 जनवरी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। और यह क्यों हो रहा है, ये आप जानते हैं? क्योंकि खर्च बढ़ रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है। एसबीआई
की एक रिपोर्ट है, एसबीआई कार्ड्स ने एक रिपोर्ट दी, सिर्फ पेट्रोल डीजल ईंधन पर खर्च इतना बढ़ गया है कि लोग खाने पीने का सामान कम करने लगे हैं, स्वास्थ्य की जरूरतों में कटौती करने लगे हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो और पीछे आता है। पहले तो पेट भी भरना है, बीमार हो जाओ तो इलाज कराना है, उसमें कटौती हो रही है। तो पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है। बेरोजगारी 12% पर है ही, और 97% लोग कहते हैं, सीएमआई का आंकड़ा है, कि उनकी आमदनी घटी है। 55% तो सीधा कहते हैं घट गई, 42% कहते हैं कि पिछले साल जितनी है। तो महंगाई दर को अकाउंट फॉर कर लो तो 97% लोगों की आमदनी घटी है। यह सीएमआई का आंकड़ा बता रहा हूं। 2.25 लाख परिवारों से बातचीत के बाद यह डेटा, यह आंकड़ा उन्होंने छापा है। और पिछले साल क्या हुआ था, मई के महीने में 5 दिन लगातार देश की वित्त मंत्री और उस वक्त के वित्त राज्य मंत्री, आज वो खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण आए, देश को एक राहत पैकेज दिया 20,97,000 करोड़ का। एमएसएमई को जी इतने 3 लाख करोड़ दे देंगे। लोन था, जेब में पैसे किसी के नहीं जा रहे थे, पर कम से कम एमएसएमईज का, कॉरपोरेट इंडिया का, उद्योगपतियों का, कारोबारियों का, धंधा करने वालों का ख्याल रखा। इस साल भी 6,28,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। इसी तरह से लोन मेले चलाए गए। ये गरीब गुरबे, ये अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जेब में पैसे नहीं है। इसके बारे में किसी ने सोचा? एजुकेशन को प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पर कभी माना कि हम इतने 1,000 करोड़ देंगे? किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकनी चाहिए, स्कूल बदलने की नौबत ना आए। इस देश में एक गरीब भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो सरकार मदद करेगी। ड्रॉप आउट मत कीजिए, यह हमारा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। यह एक कॉमन सेंस की बात है। हमारी व्यवस्थाओं को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है, यह मैं चर्चा करूंगा। आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से लड़ाई, गरीब के बच्चे की शामत आई और घटती कमाई में कैसे होगी पढ़ाई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नौकरशाह रह चुकी हैं। जो मैं ये आंकड़े बता रहा हूं, जो हकीकत बयां कर रहा हूं, ये मुझसे बेहतर इस बात को जानती हैं। अपराजिता सारंगी मेरे साथ हैं। डॉक्टर रागिनी नायक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अमीर हैदर जैदी समाज सेवी हैं, जामिया में एक स्कूल चलाते हैं, मुफ्त पढ़ाई कराते हैं 350 बच्चों को, गरीबों के बच्चों को। चौकीदार, रिक्शा चालक, स्वीपर, उनके बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का काम करते हैं, नेक काम कर रहे हैं। यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश मेरे साथ हैं। और एक और बेहद खास मेहमान, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इन पर बाकायदा एक फिल्म बन चुकी है, सुपर 30। ये सुपरमैन है, मैं साफ कहता हूं, सुपरमैन है। गरीबों को पढ़ाते हैं, आईआईटी में भेजते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। प्रोफेसर आनंद, प्रोफेसर आनंद, क्या इस बात से सरकार अनभिज्ञ है, या बतौर समाज मैं एक पत्रकार होने के नाते, चौथे खंबे का हिस्सा होने के नाते अपने आप से भी आज ये सवाल पूछ रहा हूं, कितने चैनल्स ने, कितने अखबारों ने बच्चों की पढ़ाई में जो बाधाएं आई, मां बाप स्कूल से निकालने पर मजबूर हुए, खून के आंसू रोकर निकालना पड़ा है बच्चों को, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम अनभिज्ञ हैं इन बातों से, इन बातों से कोई सरोकार नहीं हमारा।
प्रोफेसर आनंद, आपसे सवाल था। जी जी, आपने आज बहुत दिल को छू लेने वाला गंभीर विषय उठाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हम जैसे शिक्षकों का दायित्व है कि इस चर्चा का हिस्सा बने। आपने मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा ये कि आपने इतने अच्छे और चौंकाने वाले आंकड़े दिए जिससे हर जनता को देश का जाग जाना चाहिए, सोचना चाहिए। आपकी बातें आज मुझे भी दोबारा हिला के रख दी कि भाई इस देश में ये आफत नहीं आनी चाहिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनमें मेरिट है, तो उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये विषय उठाया। आज देश में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, तो दो तरह की स्कूल है। एक बड़े प्राइवेट स्कूल है जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और एक छोटे छोटे मोहल्ला स्तर पर चढ़ने वाले स्कूल है जिसपे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या कहें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे स्कूल में भेजने वाले जो माता पिता हैं, उनके पास आज के तारीख में पैसे नहीं है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, कोरोना की मार भी है, अब उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है, कितने के रोजगार छूट गए हैं, तो उनके बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात साथ साथ पैरेलल ये घटना घट रही है कि जो छोटे छोटे स्कूल के संचालक हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास इतना ताकत इतनी नहीं है कि वो स्कूल को सरवाइव करा पाए और चला पाए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, और माता पिता के दर्द का आप अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, ईमेल आते हैं कि बच्चे कहाँ जाएं। अब मजबूरन वो वैसे सरकारी स्कूलों में जाना पसंद कर रहे हैं, या पसंद क्या करिए कि जा रहे हैं जिनमें वो पहले जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए आज ये चर्चा गंभीर है, बड़े बड़े लोग हैं, इस सब लोग मिलके एक निदान निकालें ताकि हर गरीब का बच्चा अपने पढ़ाई का सपना पूरा कर सके। अपराजिता सारंगी, मैंने ये आंकड़े या जो बातें कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं मैं। क्या ये हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने शिक्षा को आज चर्चा का विषय बनाया है। और हम सब जानते हैं, अभिज्ञ हैं कि मार्च 2020 से लेकर अभी तक अधिकांश विद्यालय हमारे देश में बंद हैं। हम तीसरी लहर के कगार पर हैं, और इसकी वजह से अभी भी 1.5 वर्ष के बाद भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने निर्णय नहीं लिया है। विद्यालय खोलने की दिशा में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, और निश्चित तौर पर ये जो भयानक कोरोना की परिस्थिति आई, इसका अनुकूल प्रभाव तो मैं क्या कहूं, बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव हर एक क्षेत्र पर पड़ा। शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आपने दो बातें रखी संदीप जी। पहली बात आपने रखी ड्रॉप आउट को लेकर। आपने जो तथ्य दिए, जो आंकड़े दिए, मैं समर्थन करती हूं। और दूसरी बात आपने कही, प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगी, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं कुछ तथ्य रखूं। हाँ, प्लीज। सरकारी तथ्य हैं, शिक्षा मंत्रालय से आए हैं। मुझे आप थोड़ा समय दें, मैं रखना चाहूंगी ड्रॉप आउट के विषय में। आपने जो कहा मैं समर्थन करती हूं। 19-20 की बात है, 2019-20 में एक स्कीम है, एक योजना है शिक्षा मंत्रालय की, ब्रिज कोर्स करने की। जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उन्हें ब्रिज कोर्स में लाया जाता है, और उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग करना। मेन स्ट्रीमिंग किया जाता है, फिर से इंटीग्रेट किया जाता है, फिर से शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। तो 2019-20 में 6 लाख बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग किया गया था जो ड्रॉप आउट थे। लेकिन कोरोना की वजह से यह संख्या बढ़ती गई। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल सही दिए। कोरोना की वजह से यह संख्या 17 लाख हो गई, और 2020-21 में
17 लाख बच्चों को आज के दिन सारे राज्यों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सारे बच्चों को खोज के मेन स्ट्रीमिंग कराओ, ब्रिज कोर्स करो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आह्वान है हम सबके सामने, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्रालय का जो बजट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। वो प्रावधान है जो नॉन रेसिडेंशियल स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, नॉन रेसिडेंशियल स्कूल्स में, और वहां स्कूल छोड़ के अगर चले जाते हैं तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा खर्च किया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय खर्च करेगा राज्य सरकारों की तरफ से। एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। और दूसरा मैं आपको कह दूं कि जो रेसिडेंशियल स्कूल में है वहां 20,000 रुपए पर प्रति वर्ष प्रति बच्चा खर्च किया जाएगा। ये प्रावधान है और इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ड्रॉप आउट कम हो, जो ड्रॉप आउट हुए हैं उन्हें हम किस तरह से लाएं और इंटीग्रेट करें, मेन स्ट्रीमिंग करें, इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय कार्यरत है। लेकिन मैं कहूंगी यह बहुत बड़ा आह्वान है। इन्हें हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। हाँ, आप नौकरशाह रही हैं अपराजिता, और आपके आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त होते हैं और आपने ये भी कहा कि मेरे आंकड़े भी दुरुस्त हैं। देखिए, आंकड़ों का खेल तो बहुत लंबा चल सकता है। मेरा बिल्कुल सीधा सा सवाल है, इसीलिए मैंने जिक्र किया, पिछले साल मई में 20,97,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी स्टिमुलस कारोबार, एमएसएमई, इंडिया इंक सबको दिया गया। इस बार भी 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए जाने चाहिए, उसे प्रायोरिटी माना। एजुकेशन को प्राथमिकता सरकार कब मानेगी कि किसी भी गरीब हो, सामान्य परिवार हो, मिडिल क्लास हो, पैसे की आफत के चलते जिस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिला रखा है वहां से स्कूल से उस बच्चे को निकालने की नौबत ना आए। ये तो सरकार बड़ा आसानी से कर सकती है ना, वो फंड्स अवेलेबल करा दे कि बच्चा नहीं निकालेंगे, आपको पैसे चाहिए लीजिए, मॉरेटोरियम देते हैं ना आप कि लो जी लोन ले लो हमसे, इसको 3 साल में चुका देना, इंटरेस्ट सबवेंशन दी जा सकती है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है या कौन सी मैं बहुत बड़ी चीज की अपील कर रहा हूं आपसे और आपके जरिए सरकार से। आवाज नहीं आ रही। अपराजिता, आप ही से सवाल था ये। आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, हाँ, आपको सवाल सुन गया मेरा? संदीप जी, सवाल मिल गया आपको, सुन गया ना? ओके जी, जी सुना। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर आप 20,97,000 करोड़ रुपए इंडिया इंक को, कॉरपोरेट सेक्टर को राहत के तौर पर दे सकते हैं, 50,000 करोड़ रुपए दिया गया हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी मानकर, अच्छा किया सरकार ने। शिक्षा को प्राथमिकता कब दी जाएगी कि किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसे निकालने की नौबत ना आए, उसको लोन दीजिए 2-3 साल का, उसको वक्त दीजिए वापस देने के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन। ये सारे बड़े कारोबारी घरानों को देने के लिए ही पैसे हैं क्या सरकार के पास? देखिए, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होगा। अगर इकोनॉमी पुल्ड अप होगी तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है स्वतंत्रता माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल की बात है, यहाँ गुणवत्ता में सुधार हो, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। हम कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जुलाई 29, 2020 लाया गया है, हम सब जानते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन चल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन हमें गवर्नमेंट स्कूल में देना होगा। मेरा सवाल ये है, आप ताल ठोकते हैं जी, हमने लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे दिया। मैम, 1 मिनट, सरकार कहती है जी हमने 30-32 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश को दिया। शिक्षा के लिए क्या राहत पैकेज दिया गया इस 1.25 साल में? 1 रुपया भी दिया गया?
देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैंने अभी ड्रॉप आउट को कैसे हम मेन स्ट्रीमिंग करेंगे उस सेक्टर के लिए बजट की बात कही। हमने कहा कि इस बार हम 17 लाख बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग करेंगे और उस दिशा में जितने पैसे रखने चाहिए, 6,000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा और 20,000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा, जैसा कि मैंने आंकड़े दिए, वो रखे गए हैं, बजट में प्रावधान हुआ है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सही कार्यान्वयन हो, इस दिशा में हम कार्यरत हैं और बजट प्रावधान जितना होना चाहिए उतना किया गया है। मैंने जैसे कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अच्छा कार्यान्वयन जमीन वो हम पर देख रहे हैं मुझे ना, लगता है मेन इस दिशा में हम स्ट्रीमिंग। सबकी रागिनी जिम्मेदारी है। नायक, मेन ये स्ट्रीमिंग मिलित कैसी उद्यम हो रही होगा। है रागिनी नायक? अब स्क्रीन पर 24% परिवारों में इंटरनेट एक्सेस है। 1.25 साल से मेन स्ट्रीमिंग का सबसे माकूल उदाहरण हम देख रहे हैं। मेरे घर में मेरा बेटा है, उसको मैं इंटरनेट दे सकता हूं, उसको मैं कंप्यूटर दे सकता हूं, उसका पर्सनल कंप्यूटर है, वो खुद इस्तेमाल करता है। गरीब के बच्चे क्या करेंगे? वो 76% भारत, वो क्या करेगा? उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो रही थी पिछले 1.25 साल से। संदीप जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूँ और हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो आज का छात्र है वही देश के कल और वही देश के भविष्य का निर्माता है। और जब उसी भविष्य निर्माता का अपना भविष्य अंधकार में विलीन होता हुआ दिखे तो कड़े सवाल पूछना चाहिए, जो आप पूछ रहे हैं, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन पूछ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत साधुवाद। तो आप देखिए, कुछ आंकड़े आपने बताए यूनिसेफ की रिपोर्ट से। आपने कहा कि 26% घरों में इंटरनेट एक्सेस है। ग्रामीण भारत में केवल 4% घरों में इंटरनेट एक्सेस है। 2018 की अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो 55,000 गांव ऐसे हैं जहां पर देश में मोबाइल नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की 2018 की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो 36% स्कूल देश में ऐसे हैं जो बिना बिजली के चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है मेन स्ट्रीमिंग। मुझे एक बात बताइए कि दूरदर्शिता और सद्बुद्धि अगर सरकार में हो तो उसका पहला प्रयत्न ये होना चाहिए कि बच्चे ड्रॉप आउट ही ना करें। और यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि जब ड्रॉप आउट हो जाएंगे उसके बाद हम मेन स्ट्रीमिंग करें। और मैं एक और आपको बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा आपके कार्यक्रम में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो पारंपरिक तरीका है पढ़ाने का, उसके साथ साथ इंटरनेट यानी कि डिजिटल ई लर्निंग का भी को भी बढ़ोतरी देनी चाहिए। और 2019 और 20 में 604 करोड़ का बजट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आवंटित किया था डिजिटल ई लर्निंग के लिए, जो इस साल घटाकर 469 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि पूरी दुनिया में जब स्कूल बंद है, यूनिसेफ कहता है कि 15 लाख स्कूल बंद हुए हमारे देश में, तो एक ही माध्यम रह जाता है ई लर्निंग का। पहले ही हम इतने बड़े डिजिटल डिवाइड का सामना कर रहे हैं। बजट बढ़ाने की बजाय 135 करोड़ रुपया करीब सरकार ने कम कर दिया इस साल, और फिर ये कहती है कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही। तो अपराजिता ये तो कह रही है कि अब राज्य सरकारों को स्कूल खोलने चाहिए, उसमें भी टाल मटोल हो रही है। स्कूल खुलेंगे, कम से कम स्कूल तो जा पाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पा रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब माँ बाप के दो बच्चे बातें हैं। संदीप जी, दो बातें और कहूंगी। देखिए, राजस्थान ने और कई और राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने घोषणा की है कि 4 अगस्त से सभी स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम 1-2 राज्यों को देखते हैं, उसके बाद हम भी स्कूल खोलने की चेष्टा करेंगे। पर प्राइवेट स्कूल की फीस को नियंत्रित करने में मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है, पहली बात, जिसके कारण बहुत से, मतलब मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, आपका भी पढ़ता है, 1.5 साल से घर में बैठने के बाद भी 90% स्कूल फीस आज भी देनी पड़ रही। आप और मैं शायद अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। नहीं, बस अब तो इतनी रियायत दे रहे हैं स्कूलों को भी वो रियायत तो देनी पड़ी जहां क्वार्टरली फीस आप भर रहे थे लगा 1 साथ 3 महीने की, अब मंथली भरने का आपको एक विकल्प दे दिया गया है। आपने खुद कहा कि जब कमाई घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है, 97% लोगों की आय कम हो गई है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, तो 1 महीने की भी फीस देना बड़ा मुश्किल है। और सोनिया गांधी जी की बात को याद करिएगा, मोदी जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि जो कोरोना में जिन बच्चों के माँ बाप गुजर गए हैं, उनकी शिक्षा का खर्च सरकार उठा ले। क्या ये गलत सुझाव था? मोदी जी ने सुझाव का संज्ञान भी नहीं लिया।
कंकरेंट सब्जेक्ट है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। किस राज्य सरकार ने ये बात उठाई? किस राज्य सरकार ने, एक सेकंड रागिनी, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। किस राज्य सरकार ने ये रेड फ्लैग किया कि भैया प्राइवेट स्कूल में बच्चे आप पढ़ा रहे हो, पैसे की कमी के चलते अगर आप ड्रॉप आउट करवा रहे हो अपने बच्चों को, हम आपकी मदद करेंगे। ये राष्ट्रीय एजेंडा कब बना? 4 दिन से संसद में चर्चा हुई, इस बारे में किसने चर्चा की? हाँ, मैं 2 उदाहरण आपको देती हूँ। देखिए, पहली बात तो आप राज्यों की अगर बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ, गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, और उसको और राज्यों में भी दोहराना चाहिए कि केंद्र सरकार ही एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाती है एजुकेशन सेक्टर। पिछले साल अभी 2-3 महीने पहले ही रिपोर्ट आई है, पंजाब ने उसमें अव्वल अंक प्राप्त किए हैं। तो चाहे एक्सेसिबिलिटी की बात हो, टीचर अवेलेबिलिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, सारे मापदंडों का आकलन करके पंजाब सरकार नंबर 1 पर आई। मैं इसलिए नहीं गुणगान कर रही हूँ कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी ऐसे मानक कितने स्थापित भी हो सकते आंकड़े हैं। बताते कम है, छुपाते ज्यादा है, असल हकीकत क्या है? पूरे भारत में, क्या मैं गलत तस्वीर बता रहा हूं? माँ बाप परेशान है, बच्चों को निकालना पड़ा है स्कूलों से। गरीब के बच्चे तो ड्रॉप आउट 3 से 4 गुना बढ़ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर संदीप जी आप ये भी तो मानेंगे, राहुल गांधी जी ने कहा 6,000 रुपया गरीब की जेब में डालिए, महीने में उसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां हमने करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा उसका उदाहरण रहा है। पर कहीं भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी एक पार्टी की सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। एक उदाहरण बताइए कहीं 6,000 नहीं, मैं मेरा सवाल जो है ना, एक सेकंड रागिनी, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। ठीक है प्रोफेसर वेद प्रकाश, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? इसके बारे में कोई एक आवाज आपको उठती दिख रही है क्या? ये समस्या विकट नहीं, विकराल है। कहां जा रहे हैं हम अगर हमारे बच्चे 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाएं और कोई उफ तक ना करे? सर अनम्यूट कीजिएगा अपने कंप्यूटर को। अभी म्यूट है। बोलिएगा कुछ। अनम्यूट कीजिए सर। प्रोफेसर वेद प्रकाश, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले प्रोफेसर आनंद, ये बीजेपी कांग्रेस या राजनीतिक जमातों का सवाल है क्या? राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएं, ये देश का सवाल है। सच में पूछा जाए चौधरी भाई तो ये देश का सवाल है, हर उस माँ बाप का सवाल है जिसको नींद नहीं आती इस कारण से कि मेरी बच्ची की पढ़ाई छूट रही है, रुक रही है, हमारे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसका सवाल है। अगर हम लोग अपने पर सोचे कि मेरे अपने बच्चे अगर पढ़ाई करना चाहते हो, दिन रात मेहनत करके कुछ बड़ा करना चाहते हो और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, ये तड़प कितनी खतरनाक होती है, कितनी दर्दनाक होती है, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारा निवेदन सभी पार्टियों से है कि आप लोग मिलजुल कर रास्ता निकालें। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसको कुछ अनुदान दे, सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाए, वहां पर और अच्छी पढ़ाई हो। कैसे बच्चे गरीब हैं उनके तक हम लोग इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, कोई मुहिम चलाए सरकार मिलकर के, पुराना लैपटॉप मोबाइल आप डोनेट करें, उन बच्चों तक पहुंचाया जाए, ये कोशिश होनी चाहिए, न कि इस पर कोई राजनीतिक बहस होनी चाहिए। राजनीतिक बहस का विषय है ये प्रोफेसर वेद प्रकाश। या दरअसल देखिए इस देश में ना अब चुनावी मौसम फिर से आ जाएगा, तो वो जो होता है ना पटरी पर बाजार लगते हैं, वो बाजार फिर से सजेगा सब राजनीतिक दलों का। ले जा, मुफ्त में बिजली ले जा, मुफ्त में पानी ले जा। अरे कोई शिक्षा की बात करेगा कि अपने बच्चे को बाहर मत निकालना, स्कूल में पढ़ाई किए रखना, हम करेंगे इंतजाम। हाँ संदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए इस सारे मुद्दे को हमें
सबसे पहले तो इसके कारणों की जानने की जरूरत है। रीजंस जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। एक, खाली ये ड्रॉप आउट्स तक सीमित नहीं है। इसमें जो वो स्कूल जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन पूरे किए हैं, ठीक से उन्होंने इम्तिहान कंडक्ट किए हैं, वहां पर भी जबरदस्त लर्निंग लॉस हुआ है। तो एक रीजन है लर्निंग लॉस अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दूसरा इश्यू है ड्रॉप आउट्स का, कि ड्रॉप आउट्स कितने बच्चे हुए हैं। आपने आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। आंध्र प्रदेश रिलेटिवली एक ऐसी स्टेट है जिसको अगर नेशनल पैरामीटर्स के साथ आप कंपेयर करें तो आंध्र प्रदेश की परफॉर्मेंस ऑल इंडिया लेवल पे बेहतर मानी जाती है, in terms of enrollment, in terms of dropout, in terms of learning achievement, ये जो 3 पैरामीटर हैं। मैं इसको ये समझता हूं संदीप कि एक तो 3 कारण मुझे विशेष रूप से लगते हैं। एक तो इकोनॉमिक फॉल आउट, नंबर 1, नंबर 2 लैक ऑफ ICT टूल्स, और नंबर 3 ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को ये कह दिया गया, करना पड़ा मजबूरी में, कहा नहीं गया, that we will have to resort to remote teaching and learning. हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बात करने का अनुभव नहीं था, हमारे पास में वो सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद हम लोगों ने we tried to adopt and we tried to complete the programs. अब इसमें जो एक और चीज है, एक तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आप चाहे रिडक्शन इन वेजेस समझ लीजिए, या कोई भाई जो मेन ब्रेड अर्नर है उसकी मौत हो जाने का कारण समझ लीजिए, या माइग्रेशन समझ लीजिए, या चाइल्ड लेबर समझ लीजिए। दूसरा जो मुख्य कारण मुझे लगता है कि व्हेन वी हैव ट्रांजिटेड फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड, फेस टू फेस मोड से ऑनलाइन मोड में जब हम गए हैं, तो वहां पर जैसा आपने अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया और आपने गांव के बच्चों का एग्जाम्पल दिया, रूरल और अर्बन डिवाइड भी इतना जबरदस्त है। जब 4% इंटरनेट एक्सेस है ग्रामीण इलाकों में। संदीप, मैं आपसे बहुत दूर नहीं रहता हूं, मुझे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना पड़ रहा है। मेरे घर में अगर मैं अपनी स्टडी में चला जाऊं तो वहां पर मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ओके, तो मैं दूसरा इश्यू जो उठा रहा हूं वो ये है कि जो ट्रांजिशन हम लोगों ने किया कन्वेंशनल मोड से ऑनलाइन मोड में, उसमें जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस डिवाइसेस, चाहे वो स्मार्ट टेलीफोन्स हों, टैबलेट्स हों, लैपटॉप्स हों, और लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तीसरा एक जो इश्यू हम नहीं उठा पा रहे, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल्स हैं, उसमें से एक लो बजट स्कूल्स भी हैं जो ज्यादा फीस चार्ज नहीं करते हैं। वो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम वो सारी ऐसे स्कूल्स जो लो बजट स्कूल्स हैं वो बंद हो गए। तो वो बच्चे कहाँ जाएं? तो निश्चित रूप से वो बच्चे जो हैं दे आर पुश्ड आउट ऑफ द सिस्टम। अब इसके लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। तो समाधान करने के लिए अगर आप मुझे समय दें तो मैं उसमें 30 सेकेंड्स देखिए, आर्टिकल 21A में हम लोगों ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की हुई है सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग। और आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें हम लोगों ने ऐड किया है अंडर आइटम K कि हर एक पेरेंट और गार्जियन की ये ड्यूटी होगी कि वो बच्चों को एंश्योर करे। तो मेरा सुझाव इसमें ये होगा कि ये जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, जैसे आपने जो आंकड़े दिए उसी से लगता है कि 17% ड्रॉप आउट हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट आपने बताए हैं आंध्र प्रदेश के। हम लोगों को ये जरूरी है कि लोकल जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से इन बच्चों की जानकारी हासिल करनी चाहिए, फैमिलीज की ट्रैकिंग करनी चाहिए, और उसमें जो रीजन है किस रीजन से बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है उन रीजन को असर्टेन करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। अमीर हैदर जैदी, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते भाई? वैक्सीनेशन हो रही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 4 T's की तो हम 1.25 साल से बात कर रहे थे। तो स्कूली शिक्षा को लेकर ये ट्रेसिंग, ट्रैकिंग की भाई कौन बच्चे निकल रहे हैं, और ये कॉरपोरेट घरानों के लिए जी अरे इनका धंधा चौपट हो गया, इनको पैसे चाहिए, लिक्विडिटी स्टिमुलस चाहिए, जिनके माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, उनकी शिनाख्त करना क्या इतनी बड़ी कोई समस्या है? जैदी साहब। संदीप भाई, बच्चों की परवरिश, तालीम, तरबियत का सही इंतजाम
ना करना उन्हें कत्ल कर देने के बराबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस मुहिम में हम पिछले 1988 से लगे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। हम धरातल पे काम करते हैं, हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। जो बच्चे 500 रुपए, जिनके पेरेंट्स 500 रुपए या 1500 रुपए दे के अपने बच्चों की तालीम दिला रहे थे, उनमें से 90% बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, उनमें से कोई बच्चा नहीं है। मैं ये कहूं कि अगर मेरे यहाँ 350 बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे और अब वो स्कूल में है या नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है, वो स्कूल में नहीं है। क्यों नहीं है? फ्री होने के बाद कि उनके माँ बाप को कम से कम, जिस पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, मैं कितनी ऑनलाइन क्लास कराऊं, उसके बाद भी उनके पास 2 लैपटॉप नहीं है, 2 मोबाइल नहीं है, नेट चार्ज करने के लिए पैसे नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। दूसरे, अभी मेरी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि 20,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा। आप मुझे 500 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा दे दीजिए, 5,000 रुपए, मैं हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा दूंगा। आप दीजिए ना। ये एक नया भ्रष्टाचार की एक नई विंडो आप खोलेंगे कि पहले हम बच्चों को जाहिल रखेंगे, उसके बाद हम उन्हें पढ़ाने के लिए एक बजट सैंक्शन करेंगे। दूसरे, मेरा एक सवाल है, मैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मैं कोई यहां वो नहीं करने जा रहा हूं। 22 मार्च 2020 को कोरोना का कर्फ्यू देश के अंदर लगता है। मई आते आते देश सामान्य हो जाता है, जून में सामान्य हो जाता है। पूरे चुनाव होते हैं, मॉल खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, आवागमन होता है, लेकिन साहब स्कूल नहीं खुलते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो स्कूल की ड्योढ़ी पर बैठा था, वहां बच्चे नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरे, फिर अब के अप्रैल में कोरोना आता है। अब आते आते प्रधानमंत्री भी जनता को संबोधित करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, सारी चीज सामान्य हो जाएंगी, बाजार सामान्य हो जाएंगे, स्कूल सामान्य नहीं हो। नहीं, पर माता पिता भी क्या स्कूल भेजने के लिए तैयार होंगे? बता दें, अगर आप स्कूल खोल भी दें, मैं भी शायद अपने बेटे को ना भेजूं। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने खौफ इतना तारी कर दिया। दूसरी एक चीज और आपको बता दूं, जो स्कूल से जुड़ा हुआ स्टाफ था, जो 1500 से 500 रुपए के स्कूल में अपने नौकरी करता था, वहां काम करता था, उनके बच्चे कहां गए? वो सब बेरोजगार हो गए, उन्हें कहीं तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अगर कोई ये कहता है तनख्वाहें मिल रही हैं, तो जिसके यहां 25 का स्टाफ था, उसने उसे घटा के 5 कर दिया गया है। और यानी कि समस्या बहुत ही विकट है। माँ बाप परेशान हैं, जेब में पैसे नहीं हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकालना चाहता है या उसका स्कूल नहीं बदलना चाहता है, तो सरकार, तमाम प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, वो सरकार से मदद मांग लेते हैं। शिक्षा हमारी प्राथमिकता कब होगी? और आज मैंने अपनी बच्चियों की तो बात कर ही नहीं पाया, क्योंकि समय पूरा हो गया है। 1 करोड़ बच्चियां स्कूल से बाहर हो जाएंगी, जल्दी शादी हो जाएगी, गर्भवती हो जाएंगी, वो उस घल्लूघारे से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो सरकार को तत्काल आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस मुद्दे का फौरन संज्ञान लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल,